So let us start with the test. First question was, in SHM, which of the following is a straight line? Options are potential energy against displacement, total energy against displacement, acceleration against displacement और velocity against displacement. हमने SHM के सभी ग्राफ बनाए हैं. एनर्जी इन SHM का टॉपिक कवर किया था. काइनेटिक एनर्जी पैराबोलिक है, पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक है, टोटल एनर्जी वाज अ स्ट्रेट लाइन इफ यू रिमेंबर. ठीक है, उसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था लाइक दिस. तो इसमें हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी ऐसे आ रही थी पैराबोलिक, और पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आ रही. ठीक है, दिस वाज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन, दिस वाज टोटल एनर्जी विद डिस्टेंस. राइट, सो व्हाट डिड वी कंक्लूड? वी कंक्लूड दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट करेक्ट था. सेकंड, the acceleration of particle executing SHM when it is at mean position is. तो जब मीन पोजीशन पे होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन कितनी होती है? दैट इज 0. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज ऑलवेज 0. रीजन क्यों 0 होती है? क्योंकि आपने देखा एक्सेलरेशन इन SHM होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एंड एट मीन पोजीशन आर कितना होता है? मीन पोजीशन पे आर कितना होता है? 0. सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो 0 देयर. So acceleration is 0 there. Clear? Third question. The length of second's pendulum is. The length of a second's pendulum is what? Options are infinite, 0, 1 meter, 0.5 meter. नहीं, अब आप देखो, मैंने कर दिया था इसको ठीक. 1 मीटर, क्योंकि हमने अब ठीक हो गया होगा, आपके मार्क्स भी अपडेट हो गए होंगे, आप उसको चेक कर लो. ठीक है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, यू नो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड. ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं इन दिस फॉर्मूला t is 2 pi root L by G, तो हमारी लेंथ आती है 0.993. आपने सॉल्व किया था क्लास में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. ठीक है, so 1 meter was the option. So what is the second pendulum whose time period is 2 seconds? ठीक है. Fourth question, the velocity amplitude in SHM is. Velocity amplitude, देखो amplitude क्या होता है? Maximum displacement. So velocity amplitude means maximum velocity. तो जब हमने SHM में equations derive की थी, have a look at those equations. Y is equal to R sin omega t. V थी R omega cos omega t, या V का एक और फॉर्मूला था R अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और एक्सेलरेशन थी माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी. ये थी जिनको लेके हमने ग्राफ भी बनाए थे, उसमें अलग अलग वैल्यूज पुट की थी, t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t/2 लाइक दिस. तो ये इक्वेशंस थी. तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसको हमने बोला था वेलोसिटी एम्पलीट्यूड. सो इट सेकंड ऑप्शन वाज करेक्ट, दैट वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इन SHM इज r ओमेगा. तो इसकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, r ओमेगा. Fifth question, time period of a simple pendulum of infinite length is what? Options are infinite, 0, 84.6 minutes. तो हमने यही प्रूव किया था specifically, that prove that time period of a simple pendulum of infinite length is not infinite, it is finite and is equal to 84.6 minutes. ठीक है, so what is the answer? Time period of a simple pendulum of infinite length is 84.6 minutes. 84.6 मिनट था. आपको याद होगा उसका आंसर क्या आता है? t is equal to 2 pi root r by g, where r is radius of earth and g is 9.8. ठीक है, तो जो हम पुट करते हैं तो ये 5075 सेकेंड्स आता है, जिसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं 84.6 मिनट्स आ जाते हैं. So it comes out to be 84.6 minutes. Okay? Clear? Next question.
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. 6, which of the following oscillates simple harmonically in uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करती है? एसएचएम एक्चुअली किसकी होती है? ऑसिलेशन किसकी होती है? फर्स्ट इज ओरिजिन, सेकंड इज प्रोजेक्शन, थर्ड इज स्टार्टिंग पॉइंट, फोर्थ इज एक्सिस. क्या चीज ऑसिलेट करती है? प्रोजेक्शन. हेडिंग लिखवाई थी मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम. ये हेडिंग लिखवाई थी मैंने. और एम प्रोजेक्शन ली थी हमने, और हमने देखा था कि वो ऑसिलेट कर रही है अबाउट ओरिजिन. तो प्रोजेक्शन थी. ये सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट लिया था ये बार. ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, पर जिस बच्चे ने इसको अटेंड किया साथ साथ वो कर सकता था इसको. 7th है, सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय अटैचिंग थ्रेड टू अ सैंड बॉल. टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम डैश एज सैंड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ अ बॉटम होल. क्या है कि एक सैंड बॉल है, उसके साथ थ्रेड अटैच कर दिया, उसका सिंपल पेंडुलम बना दिया. अब सैंड निकल रही है होल में से, बॉटम पे होल है, तो क्या इफेक्ट होगा टाइम पीरियड पे एज द सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट? तो इसका आंसर पता क्या था? ना इंक्रीजेस ना डिक्रीजेस ना रिमेन सेम. इसका था फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. अब देखो ये कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी कैन डू दिस, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता जाएगा, उसकी वजह से लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज होती जाएगी. ठीक है, ये ऐसे है, इसमें सैंड है. सबसे पहले जब फुल है सैंड, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट एट द सेंटर है, तब ये इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम की. एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो तब ये कुछ टाइम पीरियड है टी. अब क्या हुआ? सैंड लीक करनी शुरू हो गई बॉटम से. ठीक है, कुछ देर बाद हमने देखा कि सैंड जो है वो 3/4 रह गई है, इतनी लीक कर गई है, 3/4 रह गई है. तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा? थोड़ा इधर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लोअर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खाली हो गया. तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस फर्स्ट. तो पहले क्या होगा? जैसे सैंड लीक करनी शुरू होगी, पहले टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा वो. अब क्या होगा कि जब हाफ रह गया, चलो उसकी कोई बात नहीं, हम देखते हैं जब 1/4 रह गया, अब उसमें जो सैंड है वो 1/4 रह गई. अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पूरा खाली हो गया, चलो वो वाली सिचुएशन देख लो, पूरा एम्प्टी हो गया. अब क्या होगा? अब फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाएगा, फिर से लेंथ कम हो जाएगी पहले जितनी, और फिर से टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा. तो पहले फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. So it will keep on changing, it will not remain same at any cost. ठीक है, हाँ मानवीय बोलो. कि एक आइस क्यूब हमने अटैच कर दिया है, तो जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, तो मैंने बोला था कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ पेंडुलम बॉब. पर उसमें ब्लॉक जो बहुत छोटा सा था, आइस क्यूब जो था, यहाँ पे तो एक बिग सैंड बॉल है, और जिसकी इफेक्टिव लेंथ, जिसकी वजह से पेंडुलम की चेंज होती जा रही है. So there is effect on length of the pendulum. Again, I am not saying that it is dependent upon mass of pendulum bob. No, it will not depend. But here the effective length of pendulum is changing because of change in center of gravity. When you will come on 27th, we will be doing experiment here. तो पहला एक्सपेरिमेंट हम इसी का करेंगे, सिंपल पेंडुलम का. सिंपल पेंडुलम में हम लेंथ पता कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? सेंटर तक लेते हैं. लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ थ्रेड तक नहीं लेते हैं हम ये बॉब का भी रेडियस इंक्लूड करते हैं साथ. हम इसके सेंटर तक इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, तो इट विल बी अफेक्टेड बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड और लोअर्ड. गॉट इट? ऑलराइट. So next question is, so its answer was first increases then decreases. Question number 8. In case of forced oscillations, which of the following is not true? अब फोर्स्ड ऑसिलेशन में ध्यान से सोचो, क्या था? एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर है, एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर है, और उसकी फ्रीक्वेंसी से बॉडी ऑसिलेट करने लग जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी जो है डोमिनेट नहीं करेगी. तो ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स दैट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. नो, वो तो रेजोनेंस में होता है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग डज नॉट टेक प्लेस, तो ये नहीं है. सेकेंड है एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन डैम्पिंग कोफिशिएंट.
चलो ये भी देखते हैं. एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी एट रेजोनेंस. वो कह रहे हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड इंफिनिटी हो जाएगा. यस, अगर ये एक स्पेशल केस है, रेजोनेंट ऑसिलेशंस आर अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस. तो अगर वहां पे रेजोनेंस हो जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ना, एक्सेप्शनली लार्ज हो जाता है. तो ये सी ऑप्शन वाज करेक्ट. हायर द डैम्पिंग कोएफिशिएंट लोअर इज द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस. रेजोनेंस पे ऐसे नहीं होता, एम्पलीट्यूड लोअर नहीं होता. ठीक है, उसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा ही होगा और जितना सोचा उससे ज्यादा होगा, एक्सेप्शनली लार्ज होगा. क्वेश्चन नंबर 9, ये हमने क्लास में किया हुआ है. रिस्ट वॉच बाउंड विद अ स्प्रिंग फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. इट गिव्स डैश टाइम ड्यूरिंग फ्री फॉल. करेक्ट टाइम, इनकरेक्ट, डजंट वर्क, रूट 6 टाइम्स. तो इसका आंसर था इट विल गिव करेक्ट टाइम ड्यूरिंग फ्री फॉल. बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ उस वॉच में दैट इज बाउंड विद अ स्प्रिंग दैट डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्प्रिंग फैक्टर, नॉट अपॉन जी. जी पे डिपेंड नहीं करती. तो ड्यूरिंग फ्री फॉल अगर हम कहें कि वेटलेसनेस में भी है तब भी वो करेक्ट टाइम देगी क्योंकि जी के इंडिपेंडेंट. So it was correct time. 10th question. Time period of a simple pendulum is T. Remaining at rest in a lift. अगर वो रेस्ट पे है लिफ्ट में तो उसका टाइम पीरियड T है. The time period when the lift starts moving up with an acceleration g/3 is what? तो केसेस इन अ लिफ्ट किए थे हमने. तो उसमें आपने देखा कि when it accelerates in a lift moving upwards, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस टू L over G plus A. तो एक्सेलरेशन कितनी गिवन है यहाँ पे? g/3. A is given to be g/3, g plus g/3. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट पार्ट जो है वो करेक्ट आ जाएगा, √3/2. सो आंसर इज डी पार्ट, √3/2. दिस इज द सॉल्यूशन. 11th question. A particle executes SHM of amplitude A. At what distance from the mean position is its kinetic energy equal to potential energy? कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है? ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये वेलोसिटी है, इसको यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. हाफ m, ये V स्क्वायर हो गया. ये SHM में वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना आपको. y क्या होता है, v क्या होता है, a क्या होता है, ये हाफ mv स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी ये हमने वैसे एनर्जी डिराइव भी की हुई है, आप वहां से भी देख सकते हो. तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो दिस इज हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. तो हाफ m को कैंसल आउट कर देते हैं. यहां बाहर ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. सो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर. r/√2 या x/√2 वट एवर आपका जो भी एम्पलीट्यूड है. 1/√2 क्या होता है? 0.707. तो आपका ऑप्शन था 0.71. ऑप्शन गिवन है 0.51a, 0.61a, 0.71a, 0.81a. तो 0.71a was the answer. C part was the answer. ठीक है. So at what position kinetic energy in SHM is equal to potential energy? सिंपल आपने फॉर्मूलाज जो आपने किए हुए हैं उनको इक्वेट करना था. That's what was required. ठीक है. 12th question. A particle of mass m is vertically hanging by an ideal spring of force constant k. ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है. If mass is made to oscillate vertically, its total energy is maximum at extreme position, maximum at mean position, minimum at mean position, same at all the positions. Total energy will remain same always at all the positions. They are talking about total energy, na? Total energy will remain same at all the positions always. So last part is correct. Question number 13. A simple pendulum is suspended vertically. The string makes an angle. यहाँ थीटा की जगह मैंने जीरो सिंबल दे दिया, चलो वो अंडरस्टूड ही है. थीटा विद द वर्टिकल. रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इज व्हाट? ये हमने आर्टिकल किया सिंपल पेंडुलम का. सो इन दिस फॉर्म आई कुड गिव सम डेरिवेशन और पार्ट ऑफ डेरिवेशन. So, you know, minus mg sin theta. That force was acting towards the mean position.
तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे नेगेटिव साइन, एसएचएम के सभी एग्जांपल्स में रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है, आपको पता है। तो नेगेटिव साइन वाला एक ऑप्शन प्लस mg sin थीटा, एक माइनस mg sin थीटा, सो इट इज माइनस mg sin थीटा। ठीक है। 14th है द शेप ऑफ एलटी ग्राफ फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट। कर्व है, पैराबोला है, हाइपरबोला है कि स्ट्रेट लाइन है। एल और टी लेंथ और टाइम पीरियड में आप देखो कि टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी, स्क्वायर बोथ साइड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तो अगर हम एल और टी में ग्राफ बना रहे हैं तो ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है, कर्व्ड ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ है। किसमें? एल और टी पूछा है ना यहाँ पे, एल और टी स्क्वायर मैंने बोला, उसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। एल और टी कहाँ है यहाँ पे? एल टी नहीं, एल एल और टी स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, क्वेश्चन में एल टी है तो वो कर्व्ड आएगी ना, कर्व्ड आएगी मतलब पैराबोला। नहीं, स्ट्रेट नहीं है, सही। ये देखो मैंने एक पेपर खोला हुआ है आपका, पैराबोला वाला करेक्ट है, चेक करो। पैराबोला वाज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है तो इट कांट बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी एल और टी स्क्वायर में ग्राफ है, एल टी ग्राफ, नॉट एल टी स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, ये मैंने मानविया का पेपर खोला, उसी के हाईएस्ट है 14 आउट ऑफ 15, तो उसमें पैराबोला वाला करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है अ स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट k and mass m is suspended from it. The spring is cut into half and same mass is suspended from one of the halves. If the frequency of oscillation in first case is a, then frequency in the second case will be what? ये एक तरह से स्प्रिंग, टू स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, और सीरीज में आपको पता है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। T is equal to 2 pi root m by k1 k2 over k1 plus k2, ये था। तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन आपकी जो चेंज हुई है वो आप निकाल सकते हो यहाँ पे। ये लास्ट आंसर आएगा इसका पार्ट, अंडर रूट 2a विल बी द आंसर। ठीक है, अंडर रूट 2a विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। गॉट इट? इज दैट क्लियर नाउ? So we have discussed the test. Is that clear? ठीक है, चलिए अब हम आगे, कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। हमने पहले एनर्जी ऑफ एसएचएम की थी, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, जिसका ग्राफ भी आज मैंने बनाया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। अब हम वेव्स चैप्टर कर रहे हैं ना, इसमें अब एनर्जी कैसे हम लिखेंगे। वी विल डू यूज दैट वेव फंक्शन फॉर्म दैट आई डिराइव्ड यस्टरडे। Who will tell me the formula of wave function? ध्रुव आप बताओ, what is the formula for wave function? वेव फंक्शन क्या था कल हमने डिराइव किया, बताइए। ट्रांसमिशन इन वेव्स। आप आ जाओ, सिमरन आगे। एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालनी अगेन, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द, हमें पूछ रही थी व्हाट इज द वेव फंक्शन। हाँ जी ध्रुव, व्हाट इज द वेव फंक्शन दैट वी डिराइव्ड यस्टरडे फॉर वेव्स? कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? y इज इक्वल टू व्हाट? एक ही है, मैंने कहा था हमने हर आर्टिकल में वही यूज करना है, कल बताया था। ये तो जनरल फॉर्म है ना। हाँ, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, यही यूज करना है हमने आगे सभी आर्टिकल में। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टू फाइंड वेलोसिटी। ऑलरेडी दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो पार्टिकल वेलोसिटी को हम डिफरेंट सिंबल से इंडिकेट कर लेते हैं, v डैश कर लेते हैं। So that is dy by dt. Differentiate it.
ये जो कोफिशिएंट है टाइम का, ये बाहर आ जाएगा 2 पाई v बाय लैम्डा a cos 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। साइन का cos हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ t आपका आ जाएगा बाहर, चेन रूल लगाकर ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन देख लो पहले। सो वी हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पहले साइन का पूरा कॉज कर दिया, फिर कोफिशिएंट ऑफ टी आपका बाहर आ गया, वी हैव अप्लाइड चेन रूल। एक्स का कोफिशिएंट तो 0 हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। So into d by dt of 2 pi vt by lambda, so that will be 2 pi v by lambda. Differentiate once more to find acceleration, that is dv dash by dt. एक और कोफिशिएंट ऑफ t बाहर आ गया 2 by v by lambda का स्क्वायर, और माइनस हो गया cos का माइनस a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। एक तो cos का माइनस साइन हो गया, एक और टर्म बाहर आ गई 2 पाई v बाय लैम्डा कोफिशिएंट ऑफ t, एक और बाहर आ गया, स्क्वायर हो गया। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, माइनस 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। From this equation, how can we write a sin 2 pi vt minus x? इसको y लिख देते हैं, ठीक है, इसको y लिख देते हैं। And using wave formula v is equal to lambda nu. How can we write v by lambda? Nu square, frequency square. So I'm writing it here. A is equal to minus 4 pi square. ये v by lambda square को मैं nu square लिख रही हूँ, frequency square, और a sin 2 pi v by vt माइनस एक्स, ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन y। ये y आ रहा है ना बीच में, ठीक है। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई न्यू। सो हाउ कैन यू राइट ओमेगा स्क्वायर? दैट इज 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये रिलेशन पता ना ओमेगा और इसमें, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, 1 बाय टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो उसको स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। सो लेट अस राइट इट हियर, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर 1। यहां तक क्लियर है? ऐसे है, गॉट इट? ऑल द स्टेप्स आर क्लियर? ये वेव्स होगी हमारी, हाँ एसएचएम तो है। वेव जो है वो सिंपल हार्मोनिकली ही जाती है, वेव ऑसिलेशन एक ही क्या देते हैं उसको, वेव भी पीरियोडिक होती है। सो एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन पुट कर दी यहाँ पे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर y dy। ये यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, हम वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ले रहे हैं, सो वी हैव ड्रॉप्ड नेगेटिव साइन, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स था ना वो, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा था। हम वर्क डन कर रहे हैं बाय द अप्लाइड फोर्स, सो वी हैव ड्रॉप्ड नेगेटिव साइन हियर। सो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स टू फाइंड द टोटल वर्क डन इन द stored in the form of potential energy. So integrate both sides, this will give us potential energy. तो y dy का इंटीग्रल क्या होगा? चलो एक स्टेप और लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रल y dy क्या है? y स्क्वायर बाय 2। So potential energy is half m ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की क्या थी? a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी पहले हमने निकाली। यहां तक इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क।
पूछ लो अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो। बोलो। मैं आपको डिफरेंशिएशन रिकॉल करवाती हूँ। देखो क्या था, अगर हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा है सपोज, ठीक है, हमने डिफरेंशिएट करना है साइन 4 थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारा y है साइन 4 थीटा, तो पहले तो पूरे साइन का हम कॉज लिख देते हैं, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थीटा 1 नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, तो हम डी बाई डी थीटा और 4 थीटा ले लेते हैं। इनर टर्म को भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आता है 4। तो कोफिशिएंट ऑफ थीटा मतलब जो है ये 4 जो है वो बाहर आ जाए। ऐसे ही वहां पे हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट। साइन पूरी टर्म का पूरा कॉज का टर्म कर दिया, फिर जो टाइम का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है ना, जैसे ये 4 आ गया, वहां पे टाइम के साथ पूरी टर्म थी 2 पाई वी बाय लैम्डा, वो सारा बाहर आ गया। यही यूज किया हमने, राइट? क्लियर? यहां तक बाकी स्टेप सब क्लियर है? कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो आप। गुंजोत, इज दैट ओके? चलिए, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इफ वी वांट टू कैलकुलेट, हाउ यू विल सॉल्व? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। वॉल्यूम को आप कैसे लिखोगे? और ये मास ओवर वॉल्यूम को आप क्या बना लोगे? डेंसिटी। So let us write in terms of density, and energy per unit volume is called energy density. So ये potential energy per unit volume we have calculated. So we can write better half rho omega square a square sine square 2 pi by lambda vt minus x. This is equation number 2. So potential energy per unit volume we have found. Now let's move on to kinetic energy. Kinetic energy is half m v dash square, ठीक है? और वो भी kinetic energy पर यूनिट वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो मास का डेंसिटी बन जाएगा, प्लस v डैश हमने जो पहले निकाला वो यहाँ पुट करते हैं। क्या था v डैश? क्या था? 2 पाई v बाय लैम्डा a cos 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स, यही था। देखिए उसको स्क्वायर करते, v डैश हमने शुरू में फाइंड किया ना, वो यहाँ पे पुट किया। देखो यही था 2 पाई v बाय लैम्डा a cos 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। इसका पूरा स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज दिस ओके? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 2 और 4 हो गया, और v बाय लैम्डा को क्या हुआ? नहीं, उसके साथ भी बहुत कुछ है, अकेला 2 तो नहीं। अच्छा, v बाय लैम्डा क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो उन्हीं पैरामीटर्स की टर्म्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। दैट इज 2 रो पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। ठीक है। अब फिर से इसको ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में अगर हमने पुट करना हो तो क्या बनेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर, अगेन वी विल गेट हाफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या किया है, आप पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर बाय 4।
पुट द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर हियर ओमेगा स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा bt माइनस x। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी हैव फाउंड। अब हमने बस इनको ऐड करना है, दोनों को हमने ऐड करना है।